शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आज शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बरसी है और पूरा देश उनको नमन कर रहा है। आप ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं माँ भारती के महान सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत की याद में हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी हुकूमत ने साल 1931 में आज ही के दिन इन तीनों वीर क्रांतिकारियों को फांसी दे दी थी। उन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी पर लटकाया गया था। स्वतंत्रता के इतिहास में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की वीरता और योगदान को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने की उनकी तड़प और बलिदान को याद कर आज भी हर भारतवासी की आंखें नम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीदी दिवस के मौके पर ट्वीट कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद किया। उन्होंने लिखा, आज़ादी के क्रांति दूत अमर शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर शत शत नमन। माँ भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। जय हिंद। और साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। देखते हैं इस वीडियो को। 1919 का साल अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया। इस नरसंहार के बाद एक 12 साल का लड़का उस घटना स्थल पर गया। वह खुशमिजाज और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था। वह स्तब्ध था, यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वह मासूम गुस्से की आग में जलने लगा था। उसी जलियांवाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। इस मुद्दे पर और चर्चा करने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप रत्नू जी, जो कि निदेशक हैं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर कुलदीप रत्नू जी। जी नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आज के युवाओं में शहीद दिवस को लेकर के, शहीद दिवस पर किस तरह से आज के युवाओं को क्या संदेश देता है आज का ये शहीद दिवस, इसके बारे में मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि आज के युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए शहीद दिवस पर। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी जो बहुत कम आयु में जिन्होंने अपना सर्वस्व देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया जी, ऐसे अनेक युवा जो उनके साथ जुड़े, उनसे पहले भी जिन्होंने लंबे समय जो हमारा संघर्ष चला देश के लिए, तो स्त्रियों ने, पुरुषों ने, युवा अवस्था में, कई तो बालक अवस्था में भी, बहुत कम आयु में भी देश के लिए सब कुछ
समर्पित कर देना, अपना प्राण तक त्याग करने के लिए तत्पर रहना, यह भाव जो है राष्ट्र के लिए समर्पण का और देश के लिए समर्पण का, स्वतंत्रता के लिए अपने मन से, अपने द्वारा चुनी गई अपने जनता के हित की सरकार बनाने के लिए जो ऊर्जा और जो तत्परता थी जी, वह आज के युवाओं को, चूंकि एक आजादी का वातावरण है, स्वतंत्रता है, अपने मन से 18 वर्ष की आयु में सबको मताधिकार का मताधिकार है और अपने मन से आप अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में भी, उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी चुनाव होते हैं, छात्र संघ बनते हैं जी। जो लोकतंत्र का अधिकार आज के युवाओं के पास उपलब्ध है और जो स्वतंत्रता है और जो आर्थिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, वैचारिक स्वतंत्रता है, वह निश्चित रूप से आज के युवा उस समय की परिस्थिति को और उस समय के कष्टों को उतना नहीं समझ पाते, लेकिन प्रेरणा देश के लिए समर्पण की और आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए और अपने आदर्शों के लिए जी हमेशा त्याग के लिए तत्पर रहने की, यह प्रेरणा तो सदैव रहेगी। और जिस प्रेरणा के साथ हमारे क्रांतिकारी युवाओं ने त्याग किया, मतलब वो तो हम जितना हम पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या उनका त्याग था, क्या उनकी भावना थी। और वो जितना मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को ऐसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो भी लोग रहे, देश के अलग अलग भागों में कई क्रांतिकारी हुए, कई कवि हुए, लेखक हुए, और सबने कुछ न कुछ त्याग किया। और मैं तो मानता हूं कि सबसे बड़ा त्याग इन क्रांतिकारियों के परिवारजनों में और उनमें भी इनकी माताओं ने, बहनों ने, पत्नियों ने, बेटियों ने जो त्याग किया जी, वह एक अद्भुत उदाहरण है। और उससे हमारे युवाओं को लगातार उनका अध्ययन करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणा। डॉक्टर रत्नू, जो बात आप कह रहे हैं, क्या युवाओं तक शहीदों के बारे में, उनके परिवारों के बारे में पहुंचाने, जो बातें पहुंचनी चाहिए थी, वो पहुंचाने में कोई कसर रह गई है, कोई कोर कसर रह गई हमसे आज़ादी के बाद, जिसे कि अब काफ़ी हद तक ठीक करने की कोशिश की जा रही है? कुछ ऐसा है कि जितना सम्मान मिलना चाहिए था, जितना गुणगान उनका होना चाहिए था, जितनी उनको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, उसमें हमसे कहीं कुछ कमी रह गई है क्या? निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। और इस कटु सत्य को हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि हमसे जो पहले वाली पीढ़ी, जिन्होंने आजादी के तुरंत बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था बनाई या हमारे लिए जो प्रसारण के सूचना प्रसारण के सारे माध्यम तैयार किए, उनमें हमने अपने वीर क्रांतिकारियों को और उनके लिए त्याग करने वाले उनके साथियों को, उनके परिजनों के, उनको प्रेरणा देने वाले लेखकों का, साहित्यकारों का, कवियों का और उनको आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाले संतों का, ऐसे अनेक हजारों लाखों लोग देश के अलग अलग भागों में हुए, गांवों में हुए, शहरों में हुए, जंगलों में भी, आदिवासी इलाकों में भी अनेक वीर हुए जी। तो हमने उनका अध्ययन करके उनके बारे में हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को सही ढंग से हमने नहीं पढ़ा है। हमने एक प्रतीकात्मक, जिसे कहते हैं कि किसी 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन हमने बस थोड़ा देशभक्ति का गान किया, और अन्यथा हमने जो देश की जो स्वतंत्रता का जो इतिहास लिखा है जी, उसमें राजनीतिक फायदे को देखते हुए हमने कुछ राजनीतिक चेहरों को ही प्रमुखता दी और उस विचारधारा या उस एक छोटे समूह के अलावा जो व्यापक देश भर में जो समूह रहा, देश भर में जो क्रांतिकारी हुए, जो त्यागी हुए जी, जितने महात्मा हुए, उन सब के बारे में हमने न अध्ययन किया और न उनका हमने ज्ञान आगे हमने बांटा। यह एक बहुत कमजोरी रही है। और आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि क्या अब उस पे प्रयास हुआ है, देखिए बहुत अच्छी बात है। अभी प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए साबरमती आश्रम से जो उद्बोधन दिया, उसमें उन्होंने देश के अनेक, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, असम से, नागालैंड से, गुजरात से, देश के सभी भागों में, क्योंकि स्वाभाविक है कि आप हजारों लाखों लोगों का नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने अनेक ऐसे नाम लिए जिनके बारे में देश में जानकारी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया कि हमारे अनेक ऐसे आजादी के वीर रहे हैं, आजादी के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सब कुछ
सर्वस्व बलिदान किया, जी ऐसे वीरों को, ऐसी वीरांगनाओं का जी हमें अध्ययन करना चाहिए और उनके बारे में जानकारी हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को लिए एकत्र करके उनको भी देनी चाहिए, और हमारे अभी जो युवा हैं, बच्चे हैं, जी। उन्हें भी हमें जानकारी देनी चाहिए। इस बारे में प्रयास शुरू हुआ है, बिल्कुल। और ये बहुत ही उल्लेखनीय है और इसका साधुवाद है। इस मौके पर एक सवाल आपसे और ज़रूर पूछना चाहूँगा मैं, वो ये कि क्या ऐसा बीच में रहा कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे यहाँ क्रांतिकारी शहीद से लेकर के तमाम विचारक हैं जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, होने चाहिए, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि हमारी युवा पीढ़ी को ऐसी चीज़ों के लिए उधार के विचारक या यूं कहें कि बाहरी विचारकों से ज़्यादा परिचित कराया गया, लेकिन हमारे यहाँ जो तमाम मनीषी हैं, तमाम प्रेरणा स्रोत हैं, उनको कहीं ना कहीं जितना उभारना चाहिए था, जितना युवाओं के सामने लाना चाहिए था, उतना नहीं लाया गया। बल्कि एक बात मैं और आगे बढ़कर कहता हूँ कि शहीद आज़म भगत सिंह के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्स में, पाठ्यक्रम में अगर वैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये भी हमने देखा है कि शहीद आज़म भगत सिंह के लिए आतंकवादी शब्द तक का इस्तेमाल हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक तरह से ये अनुचित काम था जो कि चल रहा था और काफ़ी हद तक चला है। देखिए, ये तो समस्या रही है कि एक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा जो भारत के ज्ञान से, भारत की परंपरा से, भारत की संस्कृति से, भारत के अध्यात्म से कुछ भी ग्रहण करना नहीं चाहती, और उसकी हमेशा उससे एक तरह की, आप समझिए, एलर्जी रहती है। उसकी निंदा और उसका उपहास करने में उन्हें बड़ा आनंद अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ पढ़ा लिखा है वह सब विदेशों का जो कूड़ा कचरा है उसको उन्होंने अच्छी शब्दावली में लपेट के और हमारे युवाओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। और यह जो बौद्धिक दिवालियापन है, और मैं तो कहूंगा कि ये एक तरह की सांस्कृतिक कमी है उनके अंदर, आप समझिए, उसका बार बार वो उदाहरण इसी तरह के घटनाओं से, इस तरह के लेखों से, इस तरह के भाषणों में देते हैं, जहां समाज को हमेशा बांट के देखने की उनकी जो प्रवृत्ति है, और वही प्रवृत्ति वो आगे युवाओं में देने का प्रयास करते हैं, वह देश के लिए बड़ी घातक है। देखिए, मैं तो कहता हूं कि इवन क्रांतिकारियों के लिए भी जो देशभक्ति की जो भावना उनकी रही जी, उस देशभक्ति की भावना को उठाने की बजाय उन्होंने उनके कुछ शब्दों को, उनके कुछ कहीं एक युवा होता है तो उसके कुछ आदर्श भी होते हैं। और दूसरा, ये समय वह था जब उस समय रूस में एक क्रांति हुई थी, तो युवाओं में एक स्वाभाविक रूप से उत्सुकता होती है कि भाई वहां क्या हो रहा है, उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। तो उसको इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया जैसे कि बस सब कुछ उसी विचारधारा से ही प्रभावित था। लेकिन हर क्रांतिकारी का आप देखिए, चाहे चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इन सब क्रांतिकारियों के, भगत सिंह के और राजगुरु, इन सब के नेता थे, उसके पूरे उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के निर्देशन में भगत सिंह और ये सब लोग अन्य क्रांतिकारी काम करे और उन्होंने जो भी गतिविधियां की जी, तो इन सब का मूल जो है वह आप देखिए कि भारत की संस्कृति और भारत के लिए मर मिटने की प्रेरणा। ये जो भारत के लिए सब कुछ त्याग देना, भारत के लिए, देश के लिए सब कुछ कर देने के लिए, न्यौछावर हो जाने के लिए तैयार होना, यह भाव जो राष्ट्रभक्ति का भाव है, इस राष्ट्रभक्ति के भाव को उठाना और उस राष्ट्रभक्ति के भाव का प्रचार प्रसार करना, इससे ही एलर्जी रहती है। और बजाय उसके वो प्रचार प्रसार करेंगे, समाज के दो वर्गों को लड़ाएंगे, स्त्री को पुरुष से लड़ाएंगे, बुजुर्ग को युवा से लड़ाएंगे, अमीर को गरीब से लड़ाएंगे, उसमें भी मजदूर को किसान से लड़ाएंगे। ये जो मानसिकता है, समाज को बांटना, उसको तोड़ना और हर युवा को कहना कि नहीं आप इससे नफरत करिए, आप उससे नफरत करिए, इससे देश कमजोर होता है। और इन क्रांतिकारियों ने जो त्याग किया, उस त्याग का अपमान होता है। तो क्या अब जो जिस एलर्जी की जिस एलर्जी की बात आप कर रहे हैं डॉक्टर रत्नू, क्या उस एलर्जी को अब दूर करने की गंभीर कोशिश हो रही है? और क्या आपको उम्मीद बंधती है भविष्य के लिए कि अब जो है कम से कम हम सही रास्ते पर चलेंगे इस मामले में? देखिए, जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन हुआ इसलिए कि जन जागृति भी हुई, और उस जन जागृति के लिए इस देश में लाखों लोगों ने जमीन पे काम किया है, और उन्होंने उन विचारों को, कि देखिए हमारे देश में
जिसे हम ओरल हिस्ट्री कहते हैं, मौखिक इतिहास कहते हैं, उसकी एक बहुत लंबी परंपरा है जी। और ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। तो भले ही हमारी किताबों में या हमारे अखबारों में देशभक्ति की भावना को, देश की संस्कृति की, देश के अध्यात्म का उपहास उड़ाया जाता हो, उसका मजाक, उसके बारे में कड़े शब्द इस्तेमाल किए जाते हों, लेकिन फिर भी देश के जमीन से जुड़े लोगों ने अपने इतिहास को, अपने तथ्यों को, अपने गांव के, अपने शहर के क्रांतिकारियों के बारे में, देश के वीरों के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में अपने से आगे आने वाली पीढ़ियों को मौखिक इतिहास के जरिए और अपने अन्य साधनों के जरिए वो ज्ञान आगे दिया। और वो जब ज्ञान आगे बढ़ते बढ़ते और जब एक ऐसी परिस्थिति आई कि जब मीडिया का लोकतंत्रीकरण हुआ, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं जी, उससे वो तेजी से वो जानकारी देश के सभी लोगों तक पहुंची और उसका परिणाम हमने देखा है कि आज वह जागृति, जनजागृति बहुत व्यापक है। देश के युवाओं को बहुत से ऐसे तथ्यों के बारे में आज जानकारी है, ऐसे इतिहास के बारे में जानकारी है, संस्कृति के बारे में जानकारी है जो पहले उपलब्ध नहीं करवाई गई, जानबूझ के हटाई गई और गलत जानकारी दी गई। उनकी जो उनमें एक तरह से आप कहिए कि आत्महीनता की भावना भरने के लिए, राष्ट्र के प्रति जो उनमें त्याग और देशभक्ति होनी चाहिए उसे कमजोर करने के लिए, कि देश कमजोर रहे और उनके जो निहित स्वार्थ हैं, राजनीतिक स्वार्थ हैं या विदेशी जो ताकतें उनका स्वार्थ रहे, तो उसको बहुत हद तक आज सोशल मीडिया के थ्रू और उसके बाद जो राजनीतिक परिवर्तन के बाद जो भी प्रयास हुए जी, सरकार के द्वारा जो प्रयास हुए हैं, राजनेताओं के द्वारा प्रयास हुए हैं, सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा जो प्रयास हुए हैं, सांस्कृतिक संगठनों द्वारा जो प्रयास हुए हैं, उससे आज देश बहुत बेहतर स्थिति में है। और वह हम बार बार हम ऐसे जब भी अवसर आते हैं उसमें हम देखते हैं कि देश पूरा एकजुट होता है और पूरे अपने देश के सम्मान के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए पूरी ताकत से अपनी आवाज उठाता है। तो ये परिवर्तन आया है निश्चित रूप जी। और चलते चलते आपसे ज़रूर एक छोटा सा सवाल और लेना चाहेंगे कि जो ये मौका है, चाहे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, शहीदी दिवस है, ऐसे मौके पर आज के युवाओं को क्या प्रेरणा लेने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे जरूरी युवा के लिए है कि एक तो अध्ययन बहुत करें और अपना जो स्वाभिमान है, जिसके लिए हमारे वीरों ने, हमारी वीरांगनाओं ने अपना सब कुछ त्याग दिया, तो वह था एक जिसे हम कहेंगे कि अपने स्वदेश से प्रेम था, अपने स्वधर्म से प्रेम था, स्वदेशी के प्रति उनमें त्याग की भावना थी, स्वराज के लिए जो कामना थी। तो अब उनके लिए सामने जो चुनौती है कि अब इसी जिस देश के लिए, जिस राष्ट्र के लिए, जिस संस्कृति के लिए, अध्यात्म के लिए हमारे लाखों लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, उसी भावना को आगे बढ़ाएं। और अब हमारे सामने चुनौतियां अलग है। अब हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश को आगे ले जाना है और मानवता के सामने जो संकट है, जिनके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने उन्होंने हमेशा पूरी सृष्टि का चिंतन किया, पूरी मानवता का चिंतन किया, पूरी प्रकृति का, सभी जीवों का चिंतन किया। तो वो व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए हमारे युवा विचार करें और वो प्रेरणा लें और आगे बढ़ें, अच्छा अध्ययन करें, परिश्रम करें और विश्व में भारत को, भारत के ज्ञान को, भारत की परंपरा को, संस्कृति को, विज्ञान को, अध्यात्म को, योग को, इन सबको प्रतिष्ठित करने के लिए बिल्कुल पूरे प्रयास में लगे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि देश के लोग लगे हैं उसमें और आगे और ज्यादा इसमें ऊर्जा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार हमारे तक कान लाने के लिए, पहुंचाने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए।